नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरों का चैनल पर। आज हम करेंगे बंगला उपन्यास उद्भव व विकास, यानी बांग्ला भाषा में जो उपन्यास लिखे गए वो कब से उनका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और उसकी विकास यात्रा कैसी है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, बंगला उपन्यास की बात करें तो बंगला उपन्यासिक साहित्य में जो लोक कथाएं और कहानियाँ प्रचलित थी उनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। इसके दो कारण माने गए। एक तो वो रचनाएं कैसी है, वो रचनाएं पद्यबद्ध हैं, और दूसरा वो धर्म पर आधारित ग्रंथ है, इसीलिए इनको शामिल नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि बंगला का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाए। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। इसमें डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्त ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा संग्रहित मेमन सिंह के गीत को उपन्यास विधा से जोड़कर देखा है। ये क्या कहते हैं कि यदि बंगला साहित्य में अंग्रेजी से स्वतंत्र कोई ऐसा साहित्य है जो साथ ही आधुनिक उपन्यास साहित्य के बहुत ज़्यादा करीब है, तो वो कौन सा है? मेमन सिंह के गीत हैं। परंतु डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी ने पत्रकारिता के विकास के साथ ही बंगला उपन्यास का उद्भव माना है। उनकी दृष्टि में नव बाबू विलास बंगला का पहला उपन्यास है। ये क्या कहते हैं कि गद्य शैली की द्रुत प्रगति और पत्रकारिता के विकास एवं लोकप्रियता ने उपन्यास के प्रादुर्भाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। यानी तेज गति और गद्य की यानी गद्य शैली की जो तेज गति है, जिसमें लिखना बहुत तीव्र गति से होता है, इसके साथ साथ पत्रकारिता का भी विकास हुआ। यही कारण था कि उपन्यास के आगमन के लिए, प्रादुर्भाव यानी उसके आगमन के लिए अनुकूल, उसी के अनुसार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी जिससे कि उपन्यास का आगमन या लेखन साहित्य सरल हो पाया। कलकत्ता के बाबुओं के व्यंग्यात्मक स्केच नव बाबू विलास में उपन्यास का पहला पर बहुत ही धुंधला आभास मिलता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी ने कहा है। तो यहाँ पर इनके बारे में जो मनमथ नाथ गुप्त है और श्री कुमार बनर्जी है, इनके विचार अपने अपने हैं कि कहाँ से बंगला साहित्य और उपन्यास साहित्य का विकास हुआ। अब अगर हम यहाँ पर उपन्यास की विकास यात्रा की बात करें तो नव बाबू विलास के उपरांत, जिसको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि श्री कुमार बनर्जी ने किसको माना है? नव बाबू विलास को माना है कि यहाँ इस उपन्यास में कुछ धुंधले अंश मिलते हैं, धुंधला आभास मिलता है। किसका? उपन्यास साहित्य का या उपन्यास विधा का। अगर देखें तो ये एक ऐसी रचना है जिसमें उपन्यास विधा के बीज रूप में हमें देखने में मिलती है, या बीज कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था हमें इसमें मिलती है। इसके बाद 1857 ईस्वी में पियरी चांद मित्र, इनके द्वारा लिखी गई अलालेर घरेर दुलाल प्रकाशित हुई। पियरी चांद मित्र का वास्तविक नाम टेकचंद ठाकुर था, और जो इनका अलालेर घरेर दुलाल, ये ग्रंथ भी पूर्ण रूप से उपन्यास विधा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर भी ये तो स्वीकार हम कर ही सकते हैं कि इसमें उपन्यास के 2-3 प्रमुख तत्व विद्यमान हैं। एक तो कथानक उपन्यास की तरह है, दूसरा पात्रों का चयन, और तीसरा जो संवाद योजना है वो भी उपन्यास विधा से मिलती जुलती है। इस रचना में उन्होंने धनिकों की उच्च श्रृंखलता का चित्रण किया है। इसकी भाषा जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के बिल्कुल निकट है, और इस दृष्टि से इसे बंगला उपन्यास विधा में एक नया और साहसिक प्रयोग कहा जा सकता है, और हम संदेह नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सराहनीय प्रयास था इनका उपन्यास विधा के प्रति। इसके बाद 1862 ईस्वी में काली प्रसन्न सिंह ने धनिकों की उच्च श्रृंखलता पर ही एक और उपन्यास लिखा, और इनका उपन्यास कौन सा है? हुतोम पचार नक्काशा। इसमें सुधरी हुई बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, परंतु यहीं पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि अभी तक बंगला उपन्यास अपने वास्तविक स्वरूप व पहचान को प्राप्त नहीं कर सका था। देखिए, यहाँ पर 57 में पहले जो हम मानते हैं अलालेर घरेर दुलाल को, उसके बाद दूसरी रचना हुतोम पचार नक्काशा है। लेकिन ये वो समय है जब बंगला भाषा में उपन्यास ने कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया था, या वास्तविक स्वरूप को वह प्राप्त नहीं कर पाया था। वास्तविक अर्थों में देखा जाए
तो बंगला उपन्यास का शुभारंभ किससे हुआ? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही इसका शुभारंभ किया, या इन्हीं से ही उपन्यास का वास्तविक विकास या प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने अपनी भाषा, शैली, विषय वस्तु आदि के आधार पर अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त की। 1865 ईस्वी में एक प्रसिद्ध पत्र कौन सा है? बंग दर्शन। इसी में प्रथम उपन्यास, जिसका नाम क्या था? दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन हुआ। ये रोमांस उपन्यास था, यानी इसमें कैसा भाव है? रोमांस का भाव है। देखिए, दुर्गेश नंदिनी के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, जो मैंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर वीडियो डाली थी, उसमें इनके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, जिसमें पुलककारी रोमांस का वर्णन है, जटिल प्रेम चेष्टाएं हैं, क्रिया व्यापार की स्वतंत्रता है, चरित्र चित्रण की पटुता आदि ने पाठकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इनके जो उपन्यास हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें दुर्गेश नंदिनी है, कपाल कुंडला है, मृणालिनी है और चंद्रशेखर इसी श्रेणी के उपन्यास हैं। उसके बाद आते हैं राजनीतिक उपन्यास। राजनीतिक उपन्यासों में आनंदमठ, देवी चौधुरानी और सीताराम इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तीसरी श्रेणी है सामाजिक उपन्यासों की, जिसमें विश्ववृत्त, इंदिरा, मुगलांगुरिया, रजनी, राधा रानी तथा कृष्ण कांतेर विल, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो बंकिम चंद्र जी के उपन्यासों को हमने 3 भागों में यहाँ पर विभाजित करके बताना है कि कौन कौन से उपन्यास हैं। उसके बाद बंकिम चंद्र के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने कुल 6 उपन्यासों की रचना की, जिन पर बंकिम चंद्र के उपन्यासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने 4 तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और 2 सामाजिक उपन्यास लिखे। ऐतिहासिक उपन्यासों में बंग विजेता है, माधवी कंकण है, राजपूत जीवन सप्या तथा महाराष्ट्र जीवन प्रभात, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें। ये क्या है? ये संध्या है। राजपूत जीवन संध्या लिखते समय कई बार मिस्टेक हो जाती है और बोलते समय कई बार दिमाग से निकल भी जाता है, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ये क्या है? संध्या शब्द लिखा हुआ है, राजपूत जीवन संध्या। उसके बाद है महाराष्ट्र जीवन प्रभात। सामाजिक उपन्यासों में संसार और समाज इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्रभात कुमार की रचनाएं हैं रमा सुंदरी, नवीन सन्यासी, रत्नी द्वीप, जीवनेर मूल्य, सिंदूर कांटा, मनेर मनुष्य, सत्यबाला आदि उपन्यासों की रचना इन्होंने की है। इन पर भी बंकिम चंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं उनके द्वारा स्थापित आदर्श का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी तरह कुछ अन्य उपन्यासकार हैं जिन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की शैली का अनुसरण किया है, जिसमें जलधर, मनोमोहक चट्टोपाध्याय तथा राखालदास बंद्योपाध्याय का नाम लिया जा सकता है। यानी ये तीनों ही किसका अनुसरण करते हैं अपने लेखन में? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अनुसरण अपने लेखन में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सर्वोपरि है। वैसे तो ये कवि के रूप में इन्होंने ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी, लेकिन बंगला उपन्यास साहित्य में भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। उनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो बहू ठाकुरानीर हाट, उसके साथ साथ राजश्री, चौखेर वाली, नौका डूबी, गोरा, चतुरंग, घरे बायरे, 4 अध्याय इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो इन्होंने भी उपन्यास साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है, बंगला उपन्यास साहित्य में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है शरद चंद्र का। इन्होंने भी बंगला के जो उपन्यास साहित्य है उसमें अपना विशेष योगदान दिया। इनके उपन्यासों में अगर हम देखें तो इन उपन्यास साहित्य को एक नया मोड़ देने का कार्य इनके उपन्यासों ने किया है। इन्होंने अपने उपन्यास में कथा की विचित्रता के साथ साथ चरित्रगत वैचित्र्य को भी प्रमुखता दी तथा रोमांचक घटनाओं के स्थान पर इन्होंने सामान्य जीवन की जो घटनाएं थी, आकस्मिक जैसे बाहरी घटनाएं, शारीरिक भंगमाएं, मानसिक उत्तेजना आदि को अपने उपन्यासों में विशेष रूप से स्थान दिया है। इनके उपन्यासों में अगर देखें तो देवदास है, परिणीता, विराज बहू, पल्ली समाज, चंद्रनाय, दत्ता, देवा पाओना, पेर देवी, चरित्रहीन, अरक्षणिया, गृहदा, विप्रदास, श्रीकांत आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।
इन उपन्यासों की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो घटनाएं हैं या जो पात्र हैं वो अलौकिक न रहकर लौकिक बन गए थे। अतः उपन्यास साहित्य में इस प्रकार का बदलाव उपन्यास के विकास क्रम को एक नया सोपान कहा जा सकता है कि उपन्यास के विकास का एक नया सोपान किसने दिया? शरद चंद्र के उपन्यासों ने दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो नाम आता है नरेश चंद्र सेन का। देखिए, शरद चंद्र युग में ही बंगला उपन्यास में हमने देखा कि एक नया मोड़ आ गया और इस नई धारा के प्रवर्तक के रूप में हम नरेंद्र चंद्र सेन का नाम ले सकते हैं। 1922 में उनका प्रथम उपन्यास पापेर छा प्रकाशित हुआ, जिसमें यौन भाव पर आश्रित अपराध मनोवृत्ति का चित्रण हुआ है। इस प्रवृत्ति का ये पहला उपन्यास था और इनका दूसरा उपन्यास जो आया रुपेर अभिशाप, उन्होंने इसमें नवीन प्रवृत्ति का और भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर चित्रण किया है। इसी युग के अन्य उपन्यासकारों में हम नाम ले सकते हैं विभूति भूषण भट्ट का, सुरेंद्र नाव मजूमदार का, अनुरूपा देवी, इंदिरा शैलवाल, पोस जाया, शांता देवी, सीता देवी, R.S. हुसैन, नजीबुर रहमान, प्रभावती देवी आदि। इन्होंने अनेक अलग अलग विषयों को उपन्यासों की कथानक का आधार बना के बंगला उपन्यास के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, शैलवाल ये घोष जाया है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्या है? शैलवाल घोष जाया। उसके बाद मणिंदर लाल बसु के उपन्यासों में कॉलेज के छात्र छात्राओं की वास्तविकता को दर्शाया गया है। तो उपन्यास विधा में जैसे कि नए नए विषय जो हमारे आसपास के विषय थे उनको यहाँ शामिल करने का प्रयास है, तो उसी क्रम में मणिंदर लाल बसु का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो बालक बालिकाएं हैं उनको उनकी वास्तविकता को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया है। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के अगर उपन्यास को देखें, पथेर पांचाली में ग्रामीण और मजदूरों के वातावरण का चित्रण किया गया है। मुमूर्ष संघर्ष में जो वातावरण है उसका चित्रण हुआ है। ताराशंकर चंद्रोपाध्याय को आधुनिक काल का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार कहा जाता है। उनके उपन्यासों में अकृत्रिम और समृद्ध भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। उसमें सामंतीय तंत्र के विनाश, यंत्र सभ्यता के उदय आदि का वर्णन किया गया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं जिसमें गणदेवता, आरोग्य निकेतन, हांसुली, बांकेर उपकथा आदि उपन्यासों के नाम लिए जा सकते हैं, जिसमें समाज के अलग अलग चित्रों को प्रस्तुति दी गई है। इन्हीं नए विषयों को आधार बनाते हुए शैलानंद मुखर्जी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोयला खान मजदूरों के त्रासदीय जीवन को चित्रित करने वाले कमलाकुटी और दिन मजदूर आदि उपन्यासों की रचना की है। ये कैसे उपन्यास है? ये यथार्थपरक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं, जो कि उपन्यास के लिए एक नई धारा का विकास इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया है। इन्हीं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर उपन्यासों की रचना करने वालों में गजेंद्र कुमार मित्र, समरेश बसु तथा शंकर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने कि बंगला उपन्यास के विकास में अपना योगदान दिया है और अभी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बंगला उपन्यास की विकास यात्रा निर्बाध रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो इसमें जो अन्य समस्याएं थी उनको उभारने के लिए अनेक उपन्यासकारों में अपना योगदान विशेष रूप से दिया है। इन्हीं आधुनिक उपन्यासकारों में महाश्वेता देवी का नाम भी विशेष रूप से लिया जा सकता है। तो ये बंगला उपन्यास का विकास क्रम है। कुछ एक जगह टाइपिंग मिस्टेक है तो आप उन्हें ठीक कर लें। मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी इतना टाइप करने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रह जाती है। तो आप इन उपन्यास को उनके नाम और उनके पात्रों के नाम के साथ भी याद कर सकते हैं। नहीं तो उपन्यासकार और उनके द्वारा रचित जो मुख्य कृतियां हैं, जिसमें मूल विषयों को उठाया गया है, जो हमारे आसपास के सामाजिक जीवन या से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो मानव जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, उनको उठाने का प्रयास इन्होंने किया है और वर्तमान समय में भी ये विधा विकास की ओर उन्मुख है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।